नेशनलिज्म इन यूरोप, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडियाज ऑफ नेशन। नेशनलिज्म इसका दूसरा थॉट जो होगा, हम यूं कह सकते हैं कि यह पैट्रियोटिज्म का जो है वह दूसरा रूप है। ठीक है, कम पैट्रियटिज्म, ठीक है, नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म यानी हमें अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति हमें जो है वह समर्पण की भावना हो। अपने उस देश में रहने वाले जितने जो लोग हैं, या फिर अपने देश के हिस्ट्री के प्रति, अपने कल्चर के प्रति, अपने पूरे का पूरा सोसाइटी के प्रति जो हमें समर्पण की भावना है, वो इसी को हम नेशनलिज्म या फिर पैट्रियोटिज्म का नाम देते हैं। लेकिन अगर हम पैट्रियोटिज्म की अगर बात करते हैं या फिर नेशनलिज्म की अगर बात करते हैं, तो इसकी शुरुआत जो है वह लगभग मिड 18th सेंचुरी में हुई थी। मिड 18th सेंचुरी से पहले दुनिया के जिस किसी भी देश का अगर नाम लिया जाए, चाहे वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में बसने वाले लोग क्यों नहीं हो, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बसने वाले लोग क्यों नहीं हो, या फिर एशियन कॉन्टिनेंट में बसने वाले लोग क्यों नहीं हो, पूरी दुनिया के कॉन्सेप्ट पे अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के कॉन्सेप्ट में दुनिया के किसी भी देश में नेशनलिज्म की भावना नहीं थी। बल्कि हम यूं कहें कि इसकी शुरुआत जो है मिड 18th सेंचुरी में आती है। और अपनी मेमोरी को अगर हम पीछे की ओर लेकर के चलते हैं और जरा पीछे की तरफ अगर हम झांक करके देखें, तो इसका सबसे पहला आइडिया, इसका सबसे पहला थॉट जो हमें देखने को जो मिला था वह था फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। ये नेशनलिज्म का सबसे पहला और सबसे फाइनल जो है सॉल्यूशन माना जाता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत जो है 1789 ईस्वी को फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है, जो कि वहां पर बुर्बो डायनेस्टी के राजा, जिनका नाम लुइस 16 है, लुइस 16वें के जमाने में फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्टार्ट होता है। और इससे अगर हम पीछे अगर चलते हैं तो इससे लगभग जो है वह 101 साल पहले अगर हम बात करते हैं, यानी 1789 से 101 साल पहले अगर हम बात करें तो वह होगा द ग्रेट ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ऑफ इंग्लैंड 1688। यहां पर जो ग्रेट ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो हो रही है, इसको हम इंग्लैंड के इतिहास में गौरवपूर्ण क्रांति का नाम देते हैं। इस गौरवपूर्ण क्रांति का नाम देने के पीछे भी यह एक रीजन है कि इस रेवोल्यूशन से 100 इयर्स बिफोर, ठीक है, यानी 1789 से 101 साल पहले, यानी 1688 ईस्वी को इंग्लैंड जैसे मुल्क में एक ऐसा रेवोल्यूशन होता है, एक ऐसी क्रांति होती है, एक ऐसा क्या कहते हैं, खूनी विद्रोह तो नहीं कहेंगे, वायलेंट रेवोल्यूशन तो नहीं कहेंगे, बल्कि पीसफुली माहौल में बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से इंग्लैंड में एक ऐसा चेंजिंग हुआ था जिसको कि हम यूं कहें कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी 1688 ईस्वी को, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन से लगभग 101 साल पहले। हम यूं कहें कि इस 101 साल पहले जब इतने बड़े पैमाने पर ग्रेट ग्लोरियस रेवोल्यूशन जब हो रही है 1688 ईस्वी को, इसमें दोनों के बीच जमीन आसमान का डिफरेंस नजर आता है। किस सेंस में कि ये जो रेवोल्यूशन जो थी, वह रेवोल्यूशन जो थी वह वायलेंट थी, और ये जो रेवोल्यूशन जो है, ये जो क्रांति जो है, इसमें
में किसी तरह का कोई खून खराबा नहीं हुआ था, किसी तरह की कोई मार काट नहीं हुई थी, बिना किसी कोई थप्पड़ मारे हुए, बिना किसी का घर जलाए हुए, बिना किसी को टॉर्चर किए हुए, या बिना किसी के बच्चों को क्या कहते हैं अनाथ बनाए हुए, इतने बड़े पैमाने पर यह बदलाव हुआ था इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से लगभग 101 साल पहले। अगर मैं इसकी बात करूं तो इंग्लैंड में इस 1688 ईस्वी के समय में जो इंग्लैंड के मोनार्क थे उनका नाम था जेम्स सेकेंड। फिर फ्रांस में अगर मैं इसकी बात करता हूं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में जो यहाँ पर रेवोल्यूशन जो हो रही है उस समय जो यहाँ के जो मोनार्क है उनका नाम है लुईस 16 1789 ईस्वी। फिर 1688 की बात अगर हम करते हैं तो फ्रांस के साथ अगर जो मैं कंपेयर इसका करता हूं तो 1688 के समय में फ्रांस के जो सम्राट थे उनका नाम था लुईस 14। अभी तक क्या चल रहा है? क्रांति हो रही है फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसको हम वायलेंट रेवोल्यूशन का नाम देते हैं। ये वायलेंट रेवोल्यूशन जो 1789 ईस्वी को हो रही है उस समय जो है वह फ्रांस के जो सम्राट थे लुईस 16। फिर अगर हम 1688 से अगर फ्रांस का कंपेयर करते हैं तो फिर जो है वह जिस समय 1688 में इंग्लैंड के जो मोनार्क थे जेम्स सेकेंड, उस वक्त जो है वह फ्रांस के सम्राट थे लुईस 14, जो कि अपने आप को बहुत ही एबल और बहुत ही योग्य एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते थे। कौन? लुईस 14 बहुत ही एबल, बहुत ही योग्य, लेकिन इसके बावजूद भी इनमें एक जो तमाम मोनार्क में और तमाम बादशाहों में जो खराबियां और खामियां जो पाई जाती हैं वो खराबियां जो है वह लुईस 14 में भी कूट कूट करके भरी हुई थी। कौन सी वह खराबी थी? कौन सा ऐसा बुराई था इनके अंदर जिसका नाम हम दे सकते हैं एब्सोल्युटली निरंकुशता, जो कि हम जानते हैं कि दुनिया के किसी भी देश के इतिहास के पन्ने को अगर देखा जाए, दुनिया के किसी भी हिस्ट्री के पन्ने को उठा करके अगर पढ़ा जाए, चाहे वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट का क्यों नहीं हो, एशियन कॉन्टिनेंट का क्यों नहीं हो, या फिर दुनिया के दूसरे देशों का क्यों नहीं हो, जिनमें जो मोनार्क जो थे सब लोगों ने निरंकुशता पूर्वक यानी वैसा हुकूमत किया था जिनके पास जो है वह लेजिस्लेटिव से लेकर के एग्जीक्यूटिव तक और एग्जीक्यूटिव से लेकर के और जुडिशियरी तक तीनों के तीनों डिपार्टमेंट को खुद जो है वह कंट्रोल किया करते थे। हम यूं कह सकते हैं दूसरे जबान में कि सर्वोच्च व्यवस्थापिका, सर्वोच्च कार्यपालिका और सर्वोच्च न्यायपालिका, ये तीनों का तीनों पावर जो था वह एक मोनार्क के अंडर सेंट्रलाइज हुआ करता था। यह इनकी निरंकुशता थी। इनकी भी थी, इनकी भी थी, इनकी भी थी, इनकी भी थी, या फिर दुनिया के किसी भी देश की थी। बल्कि और आगे की तरफ अगर जो हम बात करते हैं तो ये जो थे वह योग्य थे, एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन लुईस 14 के बाद जो लुईस 15 आते हैं, फिर लुईस 16 आते हैं, ये दोनों के दोनों जो थे वो अपने फादर और फोर फादर की तरह जो है वह क्या कहते हैं कि एबल नहीं थे, योग्य नहीं थे, बल्कि ये क्या थे? अयोग्यता थी इन लोगों में। यानी लुईस 14 के बाद फ्रांस के हिस्ट्री में जो लुईस 15 आते हैं, लुईस 16 आते हैं, इन दोनों में अपने फादर और अपने फोर फादर की तरह जो है वह किसी तरह की कोई ऐसी काबिलियत नहीं पाई जाती थी, जिसका नतीजा क्या था, या फिर हम यूं कह सकते हैं जिसका आउटकम क्या था? 1789 में वायलेंट रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी। अब बात करता हूं फ्रांस की क्रांति में जो है वह आखिर क्या वजह था। हम जानते हैं कि उस समय का फ्रेंच सोसाइटी जो था वह 3 खेमे में बटा हुआ था। वह कौन कौन से खेमे थे? सबसे पहला जो है वह हम ये नाम दे सकते हैं कि फर्स्ट स्टेट, दूसरा सेकेंड स्टेट,
तीसरा थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में आने वाले कौन लोग हैं? तो फर्स्ट स्टेट में आने वाले जो क्लर्जी तबके के लोग थे, जिनको कि हम आम बोलचाल की भाषा में पादरी वर्ग कहेंगे। सेकेंड तबके में आने वाले वह लोग थे जिनको कि हम नोबेल या फिर एरिस्टोक्रेसी तबके के लोग कहेंगे। थर्ड तबके में आने वाले मिडिल क्लासेस लोग या फिर लेबर तबके के लोग कहलाते हैं, जिनमें कि वकील, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सारे का सारा जो है वो आते थे। अब मैं बात करता हूं जो ये थर्ड स्टेट जो था, फर्स्ट स्टेट था, थर्ड स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट वाले जो थे, इस तरह से ये पूरे का पूरा समाज जो है वह 3 हिस्से में बटा हुआ था। नो डाउट ये फर्स्ट स्टेट वाले जो थे, सेकेंड स्टेट वाले जो थे, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो दोनों में माइनॉरिटी में थे। ये दोनों जो थे वह अल्पसंख्यक में थे, इनकी जनसंख्या बहुत ही कम हुआ करती थी। और ये अकेले जो थे सिर्फ थर्ड स्टेट वाले, ये थर्ड स्टेट वाले जो थे वह मेजॉरिटी में थे। लेकिन मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी इन लोगों को किसी तरह का कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था, किसी भी तरह की कोई भी इनको फैसिलिटीज प्राप्त नहीं थी। बल्कि फ्रेंच सोसाइटी में ये थर्ड स्टेट वाले जो थे वो बिल्कुल जो है इन दोनों की अपेक्षा नीची निगाह से देखे जाते थे। फिर हम यूं कहूं कि पूरे का पूरा हुक्मरानी करने वाले, पूरे का पूरा शासन और सत्ता पर अपना कब्जा और अपना आधिपत्य जमाने वाले जो थे वो ये पादरी लोग थे, जिनको कि हम क्लर्जी तबके का नाम देते हैं। और इनका डायरेक्ट कंट्रोल जो था वह मोनार्की पर था। मोनार्की सिस्टम पर डायरेक्ट इसका कंट्रोल था, इसलिए कि ये जो थे वो अपने आप को कहा करते थे कि मैं ईश्वर का भेजा हुआ प्रतिनिधि हूं तुम्हारे ऊपर रोल ओवर करने के लिए, मैं ईश्वर का भेजा हुआ प्रतिनिधि हूं, मैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड हूं, मेरा अपमान करना ईश्वर का अपमान माना जाएगा, मेरा सम्मान ईश्वर का सम्मान माना जाएगा। नतीजा ये था कि ये मोनार्क लोग जो थे वो सबसे ज्यादा जो है वह भयभीत थे और इनके पंजे में इस तरह से क्लर्जी तबके के पंजे में जकड़ चुके थे कि अब इन लोगों को इनके पंजे से निकल पाना बहुत डिफिकल्ट नजर आ रहा था। इसलिए कि इन लोगों ने इतना मोनार्की सिस्टम पर भय का माहौल पैदा कर दिया था, भय का वातावरण पैदा कर दिया था कि ये लोग जो है वह ये समझते थे कि हो सकता है कि अगर मैं किसी के खिलाफ अगर जो करता हूं तो फिर शायद जो है वह हमारी पूरे का पूरा स्टेट जो है वह ध्वस्त हो जाएगा, हमारा पूरे का पूरा राज्य जो है वह मिट्टी में मिल जाएगा, बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है, बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। इसलिए चाह करके भी ये लोग जो है ऐसा इनके खिलाफ नहीं कर सकते थे। नतीजा क्या था कि अब ये थर्ड तबके वाले जो कोई भी जो लोग थे, बल्कि हम यूं कहें कि फर्स्ट और सेकंड वाले पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो है इन दोनों पर अगर मैं बात करता हूं तो अब ये लोग जो है वह अपने आप को इनको उल्लू सीधा करने के बाद, इनके ऊपर आधिपत्य जमाने के बाद ये लोग जो है बहुत ही लग्जरियस लाइफ जिंदगी बिताया करते थे। इन लोगों की लाइफ जो है बहुत ही लग्जरियस हुआ करती थी। चलिए, अपने देश में रहने के बावजूद भी हम तमाम भारतीयों का ये हक है और हम तमाम भारतीयों के लिए यह जरूरी है कि अपने देश के हिस्ट्री में भी पीछे की तरफ जरा जरा झांक करके देखें। ये तो यूरोप और इंग्लैंड और फ्रांस की बात थी, लेकिन जरा मैं आप लोगों को इंडिया की तरफ जरा फोकस करके दिखाना चाहता हूँ। हमारे देश भारत पर जो कोई भी जो शासक पर जो हुकूमत करने वाले जो थे मेडिएवल पीरियड के, उन लोगों ने भी बाकायदा अपने सिक्के पर और अपने कॉइन्स पर जो है वो ये चीज जो है वो खुदवाया करते थे। क्या कहा? अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, सुल्तान ईश्वर का छाया है, सुल्तान ईश्वर का प्रतीक है, सुल्तान ईश्वर का भेजा हुआ प्रतिनिधि है जो तुम्हारे ऊपर हुकूमत करने के लिए आया है। इसलिए मेरी इबादत करो, मेरी इताअत करो, मेरी फरमाबरदारी करो और मेरी पूजा और अर्चना किया करो, इसलिए कि मेरी पूजा और अर्चना जो है वह ईश्वर की अर्चना मानी जाएगी, मेरी प्रार्थना ईश्वर की प्रार्थना मानी जाएगी। जिस
गियासुद्दीन बलबन का नाम लिया जा सकता है सबसे पहला बादशाह, जिसने कि बाज़ाब्ता इसने अपने आप में जो है ये चीज जो है कर रखा था। आजकल की तो हमारा क्या बल्कि पूरी दुनिया का सोसाइटी में इतना डेवलप था नहीं। आज से लगभग 3, 4, 500 साल पहले की बात है। उस वक्त के लोग बहुत कम ही जो है लिटरेट थे, इसलिए अशिक्षा का भाव था। लोग जो है वह आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों के पंजे में जो है वह जकड़ते चले गए थे। लेकिन अब ये सिचुएशन आता है कि जब लोगों ने यह देखा कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट वाले जो है वह किसी तरह का कोई भी टैक्सेशन वगैरह नहीं दे रहे हैं, किसी तरह का कोई भी उनको चुंगी वगैरह नहीं देना पड़ रहा है, टैक्सेशन से ये लोग ऊपर है और लग्जरियस लाइफ बिता रहे हैं, और ये लोग जो है वह डॉक्टर है, इसमें मिडिल तबके में टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर्स हैं, इन लोगों ने अब यह देखा कि अब जो है वह ऐसा सिचुएशन है, तब जो है वह स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में हम यूं कह सकते हैं कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक और जो है वह बीजारोपण तब हुआ था कि जब 7 इयर्स वॉर शुरू हुआ था अमेरिका के अंदर। जब अमेरिका का फ्रीडम स्ट्रगल जब मैं पढ़ूंगा तो उस समय जो है इस चीज पर जो है वह फोकस डाला जाएगा। 7 वर्षीय युद्ध, फिर ये जो लड़ाई होती है 7 वर्षीय युद्ध यानी 7 इयर्स वॉर, फिर दूसरी 2-3 ऐसी घटनाएं थी जिसके बारे में ये कहा जाता है कि फ्रांसीसी मोनार्क ने बहुत ही खुल करके इसका सपोर्ट किया था। इंग्लैंड वालों का, अमेरिका वालों का उसके इंटरनल मामले में जो कोई भी वहां उसके इंटरनल मामले जो हो रहे थे तो इसमें जो है वह खुल करके सपोर्ट किया था। नतीजा ये था कि इसका खजाना जो है वह खाली हो रहा था, और इस खजाने के खाली होने पर जो है वह भरपाई कैसे की जाएगी? टैक्सेशन से। इसलिए कि अब इनका खजाना अगर जो खाली होगा तो ये पब्लिक के ऊपर जो है वह टैक्स लगाएंगे। नतीजा ये था कि 1789 ईस्वी को यानी 1789 ईस्वी को 175 साल के बाद, इससे पहले जो है वह फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेट की मीटिंग नहीं हुई थी। एक साल ज्वाइंटली तौर पर जो मीटिंग नहीं हुई थी। आइए देखता हूं 1789 से अगर मैं 175 को और जो घटा करके देखूं तो कितना आता है 175 4 1 6 1 यानी पता ही नहीं चला कि तीनों स्टेट की, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट वालों की जो आखिरी जो मीटिंग जो हुई थी वह 1614 ईस्वी को हुई थी। क्लियर? यानी तीनों की ज्वाइंट मीटिंग जो हो रही है 1789 से 175 साल पहले यानी 1614 ईस्वी को हो रही है। इस 1614 ईस्वी को जो मीटिंग जो हुई थी, तीनों की जो ज्वाइंट मीटिंग हुई थी, इसके बाद क्या है इस तीनों की ज्वाइंट मीटिंग कब हो रही है? 1789 यानी 175 साल के बाद। अब इंग्लैंड के जो राजा जो थे लुईस 16 उन्होंने 175 साल के बाद यानी 1789 ईस्वी को तीनों की जो है वह मीटिंग अटेंड करते हैं। फर्स्ट स्टेट वालों की भी, सेकंड स्टेट वालों की भी, थर्ड स्टेट वालों की भी। 1789 ईस्वी को जब मीटिंग अटेंड की जाती है तो इस मीटिंग में हिस्सा लेने से ये दोनों जो है वह इनकार कर देते हैं कि ताकि ये निचले तबके के लोग हैं, इसलिए मैं इनके साथ जो है वह बैठना भी गवारा नहीं कर सकता, मैं इनके साथ जो है वह बैठूंगा नहीं। बादशाह ने तो सिर्फ इसलिए जो है मीटिंग अटेंड किया था कि भाई अकेले जो है वह इनको टैक्स देना पड़ रहा है, टैक्सेशन का बोझ जो है वह इसके ऊपर बहुत ज्यादा है। अगर ये अकेले तो टैक्स देना शुरू कर देते हैं तो फिर आप लोग जो है ज्यादा फैसिलिटी वाला जिंदगी बिता रहे हैं, ज्यादा लग्जरियस लाइफ है आप लोगों की, इसलिए अकेले इनको जो है बोझ क्यों मान रहे हो? इसलिए बेहतर यह है कि आप लोग भी दोनों जो है वह टैक्स देना शुरू करो। सिर्फ अकेले जो है वह इनके ऊपर नहीं होना चाहिए। साफ तौर पर इन दोनों ने यहाँ टैक्स देने से इनकार कर दिया था और इनकार कर दिया। नतीजा ये था कि इन लोगों ने कहा था कि अब मैं जो है वह बैठना भी गवारा नहीं कर सकता इनके साथ। अब इन्होंने यानी थर्ड स्टेट वालों ने जो है वह इनकी बात से अपमानित समझा। अब सेम टाइम 1789 ईयर को ही
1789 ईस्वी को ही जब इन दोनों के द्वारा इसको अपमानित किया जाता है, तब ये लोग जो है वो उस मीटिंग हॉल से निकल पड़ते हैं, थर्ड स्टेट वाले। और थर्ड स्टेट वाले निकल पड़ने के बाद सीधे जो है वो कहां पहुंचते हैं? टेनिस कोर्ट। सेवियर 1789 टेनिस कोर्ट में पहुंचते हैं। और टेनिस कोर्ट में पहुंचने के बाद वहां पर एक मीटिंग करते हैं, जिसमें जो है वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले नहीं थे, ओनली जो है वो थर्ड स्टेट वाले हैं। टेनिस कोर्ट में पहुंच करके मीटिंग होती है 1789 को। और 1789 को जो मीटिंग होती है, तब इन्होंने उसका नाम बदल करके फर्स्ट स्टेट और थर्ड स्टेट का नाम बदल करके और इसका नाम रख दिया नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली रखते हैं। फिर 14 जुलाई 1789 ईस्वी को इन्होंने, अब इसमें जो कोई भी जो पीजेंट तबके के लोग थे, सेकंड क्लास तबके के लोग थे, मजदूर तबके के लोग थे, किसान तबके के लोग थे, कारीगर तबके के लोग थे, इन तमाम लोगों ने मिलकर के और सीधे जो है वह अटैक कर देते हैं किस पर? बास्तील के फोर्ट पर, यानी बास्तील के किला पर अटैक कर देते हैं। कब? 14 जुलाई 1789 बास्तील फोर्ट, बास्तील के किले पर अटैक कर देते हैं, जिसमें कि कुछ ऐसे जो है वह प्रिजनर्स होते हैं। और र्यूमर ये फैलाया जाता है कि बहुत बड़े पैमाने पर इस बास्तील के फोर्ट में जो है वह गोला बारूद जमा है, इनके द्वारा रेवोल्यूशनरीज के जरिए जो है वह र्यूमर्स फैलाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही 14 जुलाई 1789 को जब बास्तील के फोर्ट पर अटैक किया जाता है, तो वहां पर कुछ भी नहीं थे, सिर्फ ऐसे प्रिजनर थे जिनको जो है वह छुड़ा दिया जाता है और उसके सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं उनको ऑन स्पॉट जो है मार डाला जाता है। इस तरह से 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हम यूं कह सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे पहला बिगुल जो है वह फूंक मारा गया था, नो डाउट। तो यहां पर बास्तील के किले पर जब अटैक किया जाता है, तो बास्तील के किले पर अटैक करने के बाद यहां पर जो कोई भी जो प्रिजनर्स जो थे, इन प्रिजनर्स को छुड़ा लिया जाता है। और इन प्रिजनर्स को छुड़ाने के बाद सेम ईयर 1789 में ही फ्रांस में डेमोक्रेटिक सिस्टम को लागू कर दिया जाता है। और उस राजशाही व्यवस्था यानी बुर्बोन डायनेस्टी के जो हुक्मरान जो थे, लुईस 16 उन्हीं के समाधि पर और उन्हीं के कब्र पर डेमोक्रेसी को फाउंडेशन दिया जाता है, यानी डेमोक्रेसी की शुरुआत की जाती है। फिर आने वाले 10 साल के बाद यानी 1799 ईस्वी को नेपोलियन आता है, जो कि अब डेमोक्रेसी को उखाड़ करके फेंकता है और फिर दोबारा जो है वह मोनार्की सिस्टम को लागू करता है। तो इस नेपोलियन के बारे में फिर हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। थैंक यू।